जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मल्टीमीडिया एजुकेशन पॉइंट पे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि मैं हिंदी कोर्स कोड 203 का वीडियो अपलोड कर चुका हूं और यह वीडियो जो हमारा दूसरा पेपर होगा हिंदी कोर्स कोड 204 के संबंध में है और इसमें वो सभी क्वेश्चन को करने का प्रयास किया गया जो हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं उन सारे क्वेश्चन को इसमें कवर करने की कोशिश किया हूँ। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि द्वंद्वात्मक और बहुआयामी संबंध होता है। तो द्वंद्वात्मक और बहुआयामी संबंध होता है तो किसमें होता है? भाषा और समाज का। ठीक है दोस्तों, भाषा और समाज का। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोगों को पता भी होगा कुछ लोगों को कि विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। ठीक है, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, किसका मानना है? ठीक है, किसका मानना था? तो किसका मानना था? तो यह महात्मा गांधी जी का मानना था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अनुवादी हिंदी किस हिंदी को कहा जाता है? तो अनुवादी हिंदी किस हिंदी को कहा जाता है? तो प्रशासनिक हिंदी को अनुवादी हिंदी कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि अनुवाद दो भाषाओं के मध्य होने वाली कैसी प्रक्रिया है? तो अनुवाद दो भाषाओं के मध्य होने वाली भाषिक प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अनुवाद के पुनरीक्षण हेतु पुनरीक्षक में किसका आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? तो पहला धैर्य और दूसरी निष्ठा। तो यह दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो हमारे ऊपर दिए गए हैं धैर्य की और निष्ठा की, दोनों की जरूरत होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन दोनों सत्य होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पुनरीक्षक के लिए तटस्थता क्यों आवश्यक है? तो क्यों आवश्यक है? जिससे अनुवाद के प्रति न्याय कर सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या कर सके? अनुवाद के प्रति हम न्याय कर सके, इसलिए आवश्यक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पुनरीक्षण अनुवाद प्रक्रिया का है, तो किस प्रक्रिया का है? तो अंग प्रक्रिया का। ठीक है दोस्तों, अंग। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की गुणवत्ता का अंकन कहलाता है। तो किसी वस्तु की गुणवत्ता का अंकन क्या कहलाता है? तो वह मूल्यांकन कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी वस्तु की गुणवत्ता का अंकन कहलाता है मूल्यांकन। अगला हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में, मूल्यांकन के लिए अंग्रेजी में शब्द प्रचलित है। तो अंग्रेजी में शब्द प्रचलित है मूल्यांकन के लिए, तो पहला है ट्रांसलेशन क्वालिटी असेसमेंट। ठीक है, दूसरा है ट्रांसलेशन इवेल्युएशन। तो दोनों हमारा ऑप्शन सत्य हो जाएगा, इसलिए दोनों हमारा सत्य है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें मूल्यांकन की पद्धति है। तो इनमें जो मूल्यांकन की पद्धति है वो कैसी है? तो पहला प्रभाववादी, दूसरा है व्यवहारवादी। तो ऑप्शन नंबर हमारा 100 सही हो जाएगा, अर्थात दोनों सत्य है। ठीक है, प्रभावी और व्यवहारवादी दोनों पद्धति है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि किस मूल्यांकन में अनुदित पाठ को प्रभावोत्पादकता की जाती है? तो किस मूल्यांकन में अनुदित पाठ को प्रभावोत्पादक की जाती है? तो प्रभावधर्मी। किसमें? प्रभावधर्मी में की जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि किसमें मूल पाठ के संदर्भ में अनुदित पाठ के गुण दोषों का विवेचना होता है? तो किसमें मूल पाठ के संदर्भ में अनुदित पाठों के गुण दोषों की विवेचना होता है? तो मूल्यांकन में। किसमें? मूल्यांकन में। अगला हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में कि अनुवाद को उसकी गुणवत्ता की कसौटी पर जांचा जाता है। तो अनुवाद को उसकी गुणवत्ता की कसौटी पर जांचा जाता है मूल्यांकन में। ठीक है, मूल्यांकन में जांचा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से साहित्येतर विषयों में कौन शामिल है? तो इनमें साहित्येतर विषयों में कौन शामिल है? तो सभी शामिल है, जैसे मानविक विषय, सामाजिक विषय, प्रौद्योगिकी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सत्य जाएगा, यानी कि सभी। ठीक है, सभी विषय इसमें क्या है? शामिल है। अगला हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में कि साहित्य विषय का अनुवाद करते समय मूल्य एवं स्रोत भाषा के साथ साथ किसका पर्याप्त ज्ञान आवश्यक है? तो संबद्ध विषय का। ठीक है, संबद्ध विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है इसी क्रम में, किस अनुवाद में मूल भाषा में निहित बहुअर्थी तथा संदिग्ध स्थितियों को समाप्त करके लक्ष्य को परिमार्जित करने का प्रयास शामिल है? तो वह तकनीकी अनुवाद में। किसमें? तकनीकी अनुवाद में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक एवं काल्पनिक विधियों का प्रयोग कर मानवीय स्थिति का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? ठीक है, कह रहा है कि विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक या काल्पनिक
विधियों का प्रयोग कर मानवीय स्थिति का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? तो मानविकी विषय में किया जाता है। किस विषय में? मानविकी। अगला हमारा क्रम में इसी क्वेश्चन में है कि किस विषय में मानक तकनीकी शब्दावली समिति होने की समस्या पाई जाती है? तो जो तकनीकी शब्दावली समिति होने की समस्या पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? तकनीकी में पाई जाती है, तकनीकी में। अगला हमारा क्वेश्चन है कार्यालय विशेष की शब्दावली की अनुपलब्धता तथा दुरूहता किस विषय की समस्या है? तो कार्यालय की समस्या है। किस विषय की समस्या है? कार्यालय विषय की। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों लक्ष्य भाषा के साथ साथ स्रोत भाषा की विधा विशेष का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? तो इसमें कह रहा है कि जो लक्ष्य भाषा के साथ साथ जैसे कि हम जैसे जिस भाषा में हम अनुवाद करना चाहते हैं उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। तो लक्ष्य भाषा के साथ साथ स्रोत भाषा की विधा विशेष का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? तो अनुवाद के लिए आवश्यक है। ठीक है, यह ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? तो अनुवाद करने के लिए यह ज्ञान क्या है? आवश्यक है। अगला हमारा क्वेश्चन है नाइडा और टेबर के अनुसार अनुवाद मूल्यांकन का आधार है। तो नाइडा और टेबर के अनुसार मूल्यांकन का जो अनुवाद मूल्यांकन का आधार है वह क्या है? तो वह है, आप देख पा रहे हैं, संदेश का सहज संप्रेषण, दूसरा है पठनीयता द्वारा बोधन, तीसरा है अनुवाद की पर्याप्तता से पाठक की अभिरुचि। तो यह तीनों सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सत्य हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि अनुक्रिया संबंधी प्रभाव मापा जा सकता है। तो अनुक्रिया संबंधी प्रभाव मापा जा सकता है तो वह क्लोज परीक्षण द्वारा और बोधन परीक्षण द्वारा, सस्वर पाठन द्वारा। तो यह सभी हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि मूल भाषा पाठ की तुलना में अनुचित पाठ के गुण दोष का विवेचना किसमें किया जाता है? तो मूल भाषा पाठ की तुलना में अनुचित पाठ के गुण दोष का विवेचना किसमें किया जाता है? तो समीक्षा में किया जाता है। किसमें किया जाता है? समीक्षा में किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों अनुवाद कार्य के अध्ययन को कहते हैं। तो अनुवाद कार्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? अनुवाद समीक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवाद समीक्षा कहते हैं अनुवाद कार्य के अध्ययन को। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि अनुवाद समीक्षा कितने प्रकार की होती हैं? ये छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपको इनको जानना जरूरी है, क्योंकि एक दो बार भी वीडियो को देखे रहेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर नहीं देखे रहेंगे, नहीं पढ़े रहेंगे तो आसान क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन होने के बावजूद भी आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक से दो बार वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे और आप परीक्षा में क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो अनुवाद समीक्षा कितने प्रकार की होती हैं? तो दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है इनमें साहित्य समीक्षा का प्रकार है। तो इसमें जो साहित्य समीक्षा का प्रकार है वह कैसा है? तो वर्णनात्मक और तुलनात्मक, इसलिए हमारा दोनों सत्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों साहित्येतर समीक्षा में किसकी समीक्षा की जाती है? तो किसकी समीक्षा की जाती है? तो साहित्य से इतर विषयों की समीक्षा की जाती है। ठीक है, साहित्य से इतर विषयों की समीक्षा की जाती है। अगला है कि मूल पाठ और एकाधिक अनुवादों को किसमें आधार बनाया जाता है? तो किसमें आधार बनाया जाता है? तो तुलनात्मक समीक्षा में आधार बनाया जाता है। ठीक है, तुलनात्मक समीक्षा में मूल पाठ और एकाधिक अनुवादों को आधार बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसी क्रम में दोस्तों कि सरल प्रशासनिक शब्दावली में कुल कितने शब्द संकलित हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरल प्रशासनिक शब्दावली में कुल कितने संकलित शब्द हैं? तो वह है 5467। ठीक है, 5467, 5467 याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आ भी सकता है कि 5467। ठीक है, उसको पूछेगा कि शब्दावली में कुल कितने शब्द संकलित होते हैं। ठीक है, सरल प्रशासनिक शब्दावली में। ठीक है, सरल प्रशासनिक शब्दावली में कितने शब्द होते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा सरल प्रशासनिक शब्दावली किसके निर्देश से तैयार की जा रही है? तो किसके निर्देश से तैयार की जा रही है? तो राजभाषा विभाग के निर्देश से क्या है? तैयार की जा रही है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वैदिक युग में अनुवाद को क्या कहा जाता था? तो आपको बताना है दोस्तों वैदिक युग में अनुवाद को क्या कहा जाता था? तो पुनः कथन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अनुवाद को वैदिक युग में पुनः कथन कहा जाता था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि अनुवाद का अध्ययन किस साहित्य के अध्ययन में सहायक होता है? तो जो अनुवाद का अध्ययन होता है वह भारतीय साहित्य, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य और तुलनात्मक साहित्य, यह तीनों में सहायक होता है, इसलिए हमारा द सही हो जाएगा कि अनुवाद अध्ययन जो है वह सभी के अध्ययन में सहायक होता है। ठीक है, अनुवाद का अध्ययन साहित्य। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं? तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विश्व की कुल जनसंख्या के अनुपात
विश्व की कुल जनसंख्या के अनुपात में किस हिस्से की आबादी हिंदी समझ एवं बोली सकती है? तो छठवें हिस्से के, ठीक है, विश्व के छठवें हिस्से में बोली सकती है। और अगला क्वेश्चन है कि सही और सार्थक अनुवाद के लिए अनुवादक को आवश्यकता है। तो सही और सार्थक अनुवाद, ठीक है, अर्थात सही और स्पष्ट और मतलब अच्छे से अनुवाद करने के लिए जो अनुवादक को क्या आवश्यकता है, अर्थात जो अनुवाद करता है उसके लिए क्या आवश्यक है, इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है। तो पहला दिया है एक भाषा का ज्ञान, ठीक है, तो एक भाषा का ज्ञान रहेगा तो आप अनुवाद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप लक्ष्य भाषा के बारे में कुछ जब जानेंगे ही नहीं, जिस भाषा में अनुवाद करना है, तो आप अनुवाद नहीं कर पाएंगे। दूसरा है दोनों भाषाओं का ज्ञान, और तीसरा है बहुत सी भाषाओं का ज्ञान, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए ताकि आप अनुवाद कर सकें। तो 2 भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा की दृष्टि से भारत कैसा देश है? तो भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो भारत बहुभाषी देश है, कि ठीक है, क्योंकि भारत में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए भाषा की दृष्टि से भारत एक कैसा देश है? बहुभाषी देश है। आगे देखेंगे कि अनुवाद को मानव की मूलभूत एकता की व्यक्ति चेतना एवं विश्व चेतना के अद्वैत का प्रत्यक्ष प्रमाण किसने कहा है? तो किसने कहा है? तो प्रोफेसर जी गोपीनाथन, ठीक है, प्रोफेसर जी गोपीनाथन ने कहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वसुधैव कुटुंबकम के स्वप्न को साकार करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वसुधैव कुटुंबकम के स्वरूप मतलब के स्वप्न को साकार करने का जो भूमिका है वो किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? तो इसमें से अनुवाद की जो भूमिका है दोस्तों वह बहुत ही महत्वपूर्ण है वसुधैव कुटुंबकम के स्वप्न को साकार करने में, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी के अंतर्गत 18 बोलियां हैं, ठीक है, हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। अगला है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या कितनी है? मतलब लगभग कितनी संख्याएं हैं जो हिंदी मतलब बोलते हैं? तो हिंदी बोलने वालों की लगभग कितनी संख्याएं हैं? तो वह है 60 करोड़। कितना है? 60 करोड़ संख्याएं हैं लगभग जो हिंदी लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से पश्चिमी की बोली नहीं है, तो आपको बताना है कि कौन से ऑप्शंस का जो मतलब बोली है वह पश्चिमी बोली में नहीं आता है। तो आप देख पा रहे हैं मगही जो है दोस्तों यह पश्चिमी बोली नहीं है, जबकि हमारा बंगरू और बुंदेली और खड़ी बोली, ठीक है, ये सब क्या है? पश्चिमी बोली हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से अवधि किसके अंतर्गत आती है? तो जो अवधि है आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से किसके अंतर्गत आती है। तो पहला दिया है बिहार, ठीक है, दूसरा दिया है पश्चिम हिंदी, तीसरा दिया है राजस्थानी और चौथा दिया है पूर्वी हिंदी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कि पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या है? अवधि आती है, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, लखनऊ बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र है? तो जो लखनऊ और बाराबंकी है वह किस बोली के क्षेत्र हैं? तो अवधि के, ठीक है दोस्तों, जो लखनऊ और बाराबंकी है वह अवधि बोली के क्षेत्र हैं, ठीक है, अर्थात वहाँ पे अवधि बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, और इनमें ब्रज भाषा किस नगर में बोली नहीं जाती है? तो आपको बताना है किस नगर में बोली नहीं जाती है। तो पहला है मथुरा, दूसरा है आगरा, तीसरा है हाथरस। तो जो हम लोग जानते हैं शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो मथुरा में जैसे कि जो भी है मथुरा की जितनी भी पद्य लिखी गई हैं, जितने भी कवि लिखे हैं वो ब्रज भाषा में ही लिखे गए हैं, और आगरा में भी ब्रज भाषा है। तो इसमें से हम देख पा रहे हैं इटावा जो है दोस्तों, इटावा यह क्या है? ब्रज भाषा का नगर नहीं है, अर्थात यहाँ पे नहीं बोली जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सृजनात्मक अनुवाद को एकाधिक बार किससे गुजरना पड़ता है? तो किससे गुजरना पड़ता है कभी कभी? तो मूल कृषि पाठ से भी गुजरना पड़ता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पश्चिम में लौकिक साहित्य के अनुवाद की समृद्धि परंपरा किनके द्वारा अनुवाद से शुरू की गई? तो किनके द्वारा अनुवाद शुरू की गई? तो रोमन लोगों द्वारा। किसके द्वारा? रोमन लोगों के द्वारा। अगला है कि यूनान पर विजय के पश्चात रोमवासियों में कला, संस्कृति और ज्ञान के क्षेत्र में किनके जैसे महान बनने का कामना पैदा हुआ? तो यूनानियों के जैसे महान बनने का कामना पैदा हुआ, ठीक है। यूनानियों का जो रोमवासियों में कला, संस्कृति और ज्ञान के क्षेत्र में किनके जैसा महान बनने का कामना पैदा हुआ? तो यूनानियों की तरफ, ठीक है। अगला है कि ईसवी पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व इसी शताब्दी में लिवियस ने होमर की किस कृति का एक पद्यात्मक अनुवाद किया है? तो उड़ीसी, ठीक है, उड़ीसी जो है इसका पद्यात्मक अनुवाद किया है, ठीक है। लिवियस ने होमर की किस कृति का एक पद्यात्मक अनुवाद किया है? तो उड़ीसी। अगला क्वेश्चन है कि
बीड के इलेजियस्टिकल हिस्ट्री नामक ग्रंथ का रचनाकाल क्या है? तो उसका जो रचनाकाल है दोस्तों वह 1731 ईस्वी है। ठीक है, 1731 ईस्वी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जियोवानी बोकाच्चो का समय क्या है? तो जियोवानी जो बोकाच्चो है उसका समय क्या था? तो 1313 से 1375। ठीक है, 1313 से 1375। अगला हमारा क्वेश्चन है कि, और यह लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि नैतिकतावादी लेखक और भाववादी दार्शनिक प्लूटार्क का समय क्या है? तो जो उसका समय था वह क्या था? तो 46 से 126 ईस्वी। ठीक है, 46 से 126 ईस्वी। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो 204 के संबंध में था। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो को जब आप 1 से 2 बार देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे अच्छे क्वेश्चंस थे जो हम परीक्षा के दृष्टिकोण से सारे क्वेश्चंस को उसमें वीडियो में रखने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।